हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स डायग्नोसिस में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज से न्यू चैप्टर जो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज़ बेसिकली स्टडी अबाउट ए रेस्ट चार्ज, यानी रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ना और रेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज़ बेसिकली स्टडी अबाउट ए रेस्ट चार्ज। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक छोटा सा पार्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक छोटा सा पार्ट है। तो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो स्टडी अबाउट ए मैग्नेटिकल एंड इलेक्ट्रिकल फेनोमेना। जब हम इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल फेनोमेना के बारे में पढ़ते हैं तो उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। और मोटा मोटी बोला जाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, तो हमने बोला मोटा मोटी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज बेसिकली स्टडी अबाउट ए चार्ज। ठीक है, हर कंडीशन में चार्ज के अगर रेस्ट में हो, मोशन में हो, यानी हर कंडीशन में अगर चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो उसी को पढ़ने को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। आया समझ में? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली ये दो पार्ट में डिवाइडेड हो गया है। ये क्या है? दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो हमारा चैप्टर है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। क्या होता है? रेस्ट। इसी तरह एक और पार्ट है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है वापस से चार्ज, और डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन। क्या होता है? मोशन। ठीक है, तो अगर चार्ज रेस्ट में है, क्या है? रेस्ट में है, और उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग पढ़ रहे हैं तो वो स्पेसिफिक एक पार्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे, जो इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, और दूसरा है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज और डायनेमिक्स मीन्स मोशन। अगर चार्ज रेस्ट चार्ज अगर मोशन करना चालू हो जाए तो हम लोग बोलेंगे उस सारे चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। अब मोशन के आधार पे, अगर चार्ज की मोशन के आधार पे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के पास फर्दर और सारे चैप्टर में डिवीजन हो गया है। तो फर्दर और डिवीजन कैसे हो गया है तो हम लोग देखते हैं कि अगर डायनामिक्स के आधार पे, तो हम लोग देखते हैं कि डिवीज़न हो गया है। पहला जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में हो, कैसा हो? यूनिफॉर्म मोशन में हो, तो हम लोग देखते हैं कि स्पेसिफिक चैप्टर को पढ़ा जाता है जो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज, करंट मीन्स फ्लो। कोई भी चीज़ अगर बहती है, फ्लो होती है, तो हम लोग बोलते हैं करंट है। जैसे हवा बहती है तो बोलेंगे एयर करंट है, पानी बहती है तो हम लोग बोलेंगे वाटर करंट है। इसी तरह अगर चार्ज बहती है तो हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोग बोलेंगे चार्ज का मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा। कैसा होगा? तो यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, चार्ज का कैसा मोशन होगा? यूनिफॉर्म मोशन। अब जब ये चलना चालू हुई तो हमको पता चला कि मूविंग चार्ज प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। अब जब भी चार्ज चलती है तो अपने साथ एक नए और मैग्नेटिक यानी फील्ड को लेके आती है, जो मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, जो ऑस्टर्ड ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसको नोटिस किया था। तो हमने देखा कि एक और चैप्टर जब आती है, जब यूनिफॉर्म मोशन होता है, वो कहलाता है हमारा मैग्नेटिज्म। ठीक है, मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म में भी कैसा होगा? चार्ज का फ्लो कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा। तो हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। कैसा है मोशन? यूनिफॉर्म मोशन। आया समझ में? अब हम लोग बोले कि अगर चार्ज चलना चालू हो गई और यूनिफॉर्म मोशन में हो गए तो उसके आधार पे दो चैप्टर आ गए। एक हमारा इलेक्ट्रिक करंट आ गया, दूसरा हमारा मैग्नेटिज्म आ गया। अब ये मोशन करते करते अगर डायरेक्शन बार बार ये बदलना चालू हो जाए, ऑल्टरेशन ऑफ चार्ज हो जाए, डायरेक्शन बदलने लग जाए, तो हम लोग बोले कि डायरेक्शन ऑफ चार्ज अगर बार बार बदलता है तो इसके लिए स्पेसिफिक चैप्टर आ जाती है जिसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टर मतलब डायरेक्शन में बार बार अल्टरेशन ऑफ चार्ज हो रहा है, डायरेक्शन बार बार बदल रही है, ऑसिलेट कर रही है, और करंट फ्लो हो रहा है। तो इसी कारण से हम लोग एक और चैप्टर पढ़ते हैं स्पेसिफिक, जो हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो इसमें क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ मोशन बार बार बदलेगी, तो डायरेक्शन बदलेगा। ठीक है,
डायरेक्शन बदलेगा। ठीक है, अब चार्ज क्या है, यूनिफॉर्म मोशन से अल्टरेशन हुआ, डायरेक्शन बदल दी। अगर उसकी एक्सेलरेट और डीसेलरेट हो रही है तो मैक्सवेल ने बताया था कि एक्सेलरेटिंग और डीसेलरेटिंग चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो क्या प्रोड्यूस करेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करेगी। तो हम लोग ने देखा कि एक और चैप्टर आ जाता है जब चार्ज एक्सेलरेट होता है, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हम लोग बोलेंगे इसमें क्या होगा, ऐसा चार्ज का एक्सेलरेशन, तो बोलेंगे चार्ज गेट एक्सेलरेटेड। ठीक है, या तो एक्सेलरेट। ठीक है, आया समझ में। तो चार्ज एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगा। तो ये पूरा का पूरा क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन कहलाता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। ठीक है, इसमें फर्दर बहुत सारे चैप्टर्स है जो हम लोग बारी बारी करके सारे चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, जो क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है, कॉम्पिटिटिव के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर दूसरा इलेक्ट्रिक करंट, तीसरा मैग्नेटिज्म, चौथा अल्टरनेटिंग करंट और पांचवा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आया समझ में। ये बहुत सारे चैप्टर्स हैं और मोटा मोटी हमको समझा जाए तो पढ़ना क्या है हम लोग को, तो मोटा मोटी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में यही पढ़ना है, चार्ज के बारे में पढ़ना है, चार्ज के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है और अलग अलग डायरेक्शन मोशन के आधार पे उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग को यानी ये चैप्टर पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं, डरने का ज़रूरत नहीं है। अलग अलग चैप्टरों में और अलग अलग यानी मज़ा आने लग जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट आने लग जाएगा और हम लोग जानते हैं कि हमको पढ़ना क्या है, सिर्फ और सिर्फ चार्ज। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से न्यू चैप्टर जो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो इसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है हमारा चार्ज। चार्ज, तो चार्ज क्या होता है, तो हम लोग समझते हैं कि कोई भी चीज़ें किससे बनी है, तो हम लोग बोलते हैं पूरा यूनिवर्स जो बना हुआ है वो किससे बना है, तत्व मैटर से बना है। तो सारा यूनिवर्स मैटर से बना है, ये पेन मैटर से बना है, ये बोर्ड मैटर से बना है, हम लोग खुद मैटर से बने हुए हैं। तो अगर मैटर से बने हुए तो मैटर किससे बनी है, तो मैटर जो बनी है वो मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट से बनी। और मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट किससे बने हैं, तो हमने बोला कि मॉलिक्यूल और एलिमेंट जो बने हुए हैं वो एटम से बने हुए। किससे बने हुए, एटम्स से। और एटम्स के पास तीन पार्टिकल होते हैं। एक है हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के पास न्यूट्रल होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एटम्स के बारे में। तो अगर एक एटम है तो उसके पास दो पार्ट होता है, एक होता है न्यूक्लियस पार्ट, ठीक है, एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जिसको हम लोग बाहर का पार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो बाहर के पार्ट में हम लोग पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है। बाहर के पार्ट में न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। और न्यूक्लियस के अंदर में होता है प्रोटॉन जो पॉजिटिवली चार्ज है और न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल है। अब न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन टाइटली बॉन्डेड रहता है, हाईली यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से न्यूक्लियस क्या होता है, बॉन्डेड होता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के पास इतनी फ्रीडम नहीं होती है कि वो निकल के बाहर निकल जाए एटम से। तो इसमें निकलने का आज़ादी किसके पास है, तो इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यानी मोशन करते करते वो ईजी वे से वो एटम्स के बाहर जा सकता है या तो वापस वो एटम्स में आ सकता है। तो अब हमने बोला कि मेरे पास जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उतना नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है। तो बेसिकली जितना पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज। अगर दोनों एक बराबर हो गए तो इसका मतलब है कि ये दोनों क्या हो गए, मिलकर न्यूट्रल हो गए। न्यूट्रल हो गए इसका मतलब हर एटम क्या होता है, अपने आप में न्यूट्रल होता है। तो एटम से बने हुए एलिमेंट और मॉलिक्यूल भी न्यूट्रल होंगे और मॉलिक्यूल और एलिमेंट से बने हुए जो मैटर है वो भी न्यूट्रल होगा और मैटर से बना हुआ पूरा का पूरा यूनिवर्स है वो भी क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो इसका मतलब चार्ज तो है ही नहीं।
सारा चीज़ अगर न्यूट्रल है तो वो चार्ज तो है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, अगर इलेक्ट्रॉन के पास फ्रीडम है कि वो ईजिली क्या हो सकती है, बाहर निकल सकती है। ठीक है, तो अगर ये मोशन के दौरान में अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि एटम्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि प्रोटॉन तो निकल नहीं सकता है। अब इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर हो गया तो उसके रिस्पेक्टिव, प्रोटॉन के रिस्पेक्टिव में इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ज़्यादा हो गए रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो प्रोटॉन ज़्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्टिव में, तो हम लोग बोले ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। तो एटम क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। अब एटम्स हो गए पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज कैसे आ गया इसके पास, क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो गया। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गई तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। इसी तरह अगर एटम में अगर इलेक्ट्रॉन कहीं और से आ जाता, एक्स्ट्रा आ जाता, एक्सेस आ जाता, तो हम लोग ये बोलते हैं ये एटम कैसी हो गए, ये एटम हो गए नेगेटिवली चार्ज। तो नेगेटिवली चार्ज जब एटम हुआ इसका मतलब है कि यहाँ से कहीं से इलेक्ट्रॉन आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमको समझ में आया कि चार्ज कोई भी एटम्स पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे तभी हो सकती है जब इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो, डिफिशिएंट हो। अब प्रोटॉन का मतलब रिस्पेक्टिवली प्रोटॉन ज़्यादा हो जाए इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, तब वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। और अगर एक्सेस हो जाए यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाए प्रोटॉन के रिस्पेक्टिव में, तब हम लोग बोलेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के रिस्पेक्टिव में ज़्यादा है तो ये नेगेटिवली चार्ज है। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब है हमको खेल समझ में आने लग गया है कि चार्ज बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होना और इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होना। अगर रिमूवल हो गया, कमी हो गया, डिफिशिएंट है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, और एक्स्ट्रा है तो हम लोग बोलेंगे नेगेटिव चार्ज है। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग जब कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर चार्ज को लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट इस तरह का ऑब्जेक्ट बना है और इसमें साइन दे दिए पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज क्या दिखाता है हमको, तो पॉजिटिव चार्ज ये नहीं दिखाता है कि मेरे पास एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है, नहीं, ये दिखाता है कि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, कमी है। आया समझ में। इसी तरह अगर कोई ऑब्जेक्ट में नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज दिख रहा है इसका मतलब है ये इंडिकेशन है किसका, नेगेटिव चार्ज का, नहीं, ये इंडिकेशन है मेरे पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, बोलेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस मतलब ज़्यादा है। आया समझ में। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस कारण से पॉजिटिव चार्ज को डिनोट कर रहे हैं, और ये ज़्यादा है तो इसीलिए हम लोग इसको नेगेटिव चार्ज से डिनोट कर रहे हैं। आ रहा है समझ में, बातें समझ में आ रही है कि चार्ज क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना और एक्सेस होना, ज़्यादा होना या कमी होना ही चार्ज को डिसाइड करता है कि वो यानी वो ऑब्जेक्ट या तो वो एटम पॉजिटिव और या नेगेटिव रहेगा। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग और चलते हैं डेफिनेशन की ओर। तो चार्ज क्या है, डिफाइन करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे चार्ज इज प्रॉपर्टी associated with matter due to which it produces or experiences some electrical and magnetical phenomena। ठीक है, चार्ज क्या है,
चार्ज बेसिकली ये प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है जो अपने साथ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल फेनोमेना को लेके आता है। ये चीज़ें हमको धीरे धीरे जब पढ़ेंगे तो हमको ये समझ और ज़्यादा अच्छे तरीके से आने लग जाएगा। और बेसिकली अगर किसी में बोले कि ये ऑब्जेक्ट चार्ज है, इसका मतलब है इसमें या तो इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला गया होगा तो उसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया होगा, तो ये बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज, यानी ये इलेक्ट्रॉन क्या है, डिफिशिएंट है। और अगर इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया होगा तो हम लोग बोलेंगे इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, यानी प्रोटॉन के रिस्पेक्टिव में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये हमारा नेगेटिव चार्ज हो गया। आया समझ में? तो चार्ज बेसिकली क्या होता है, रिमूवल और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज को अगर डिनोट कर रहे हैं, पॉजिटिवली साइन से डिनोट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, डेफिशिएंट है। ये मतलब कैसा है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया। और अगर नेगेटिव साइन से इंडिकेट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि नेगेटिव साइन से इंडिकेट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है ना, मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलते हैं फॉर्मूला की तरफ। फॉर्मूला ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग लिखेंगे चार्ज इक्वल टू होता है करंट इनटू टाइम, ठीक है। करंट इनटू टाइम हम लोग देखेंगे कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये फार्मूला कहाँ से आई है। तो बेसिकली अभी यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो चार्ज इक्वल टू होता है करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम। और जब मेरा ये फार्मूला तभी काम करेगा जब हमारे पास जो करंट है ये कैसा हो, कांस्टेंट हो। कैसा हो, कांस्टेंट। अगर मेरे पास करंट वेरिएबल है तो हमारे पास जो चार्ज होगा वो आएगा, तो हम लिखेंगे Q इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I dt, ठीक है। तो इसमें इसमें जो करंट है वो कैसा है मेरा, ये है वेरिएबल, ठीक है, नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट के बराबर नहीं है। आया समझ में? तो ये फार्मूला है हमारे पास चार्ज का। तो चार्ज इक्वल टू I dt ये T है, T फॉर टाइम, I dt, और Q इज इक्वल टू I कैपिटल T, ठीक है। ये हमारा दो फार्मूला है। आ रहा है समझ में? ये इसके रिलेटेड हम लोग कई सारे न्यूमेरिकल भी बनाएंगे। और हम लोग चलते हैं यूनिट की तरफ, यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, चार्ज का यूनिट। तो हम लोग देखते हैं कि चार्ज बेसिकली इसके पास दो यूनिट होते हैं। एक होता है CGS में, एक होता है MKS में, मीटर kg सेकेंड, जिसको SI यूनिट भी बोलते हैं, SI यूनिट में, ठीक है। SI यूनिट में चार्ज का जो यूनिट है, हमारे पास दो यूनिट है। चार्ज के कितने यूनिट है, दो है। एक है कूलम, जिसको कैपिटल C से दिखाते हैं। दूसरा है एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड, जिसको AS से दिखाएंगे। आया समझ में? एम्पियर सेकेंड। तो हमारे पास दो फार्मूला है, मतलब दो यूनिट्स है SI में, एक कूलम, दूसरा एम्पियर सेकेंड, कूलम और एम्पियर सेकेंड। आया समझ में? इसी तरह CGS में मेरे पास CGS में हमारे पास दो यूनिट है, जो है ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और इसी तरह एक और है EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में हमारा जो यूनिट है वो है स्टेट कूलम, ठीक है। और EMU में जो है वो है मेरा एब्सोल्यूट कूलम, ठीक है, एब्सोल्यूट कूलम। तो स्टेट कूलम, एब्सोल्यूट कूलम, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं, स्टेट कूलम, और इसको लिखते हैं ABC एब्सोल्यूट कूलम। आया समझ में? तो ये क्या है, CGS यूनिट है हमारे पास, ठीक है। एक और यूनिट है जो हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज। तो प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज है वो है फराड, 1 फराडे,
डेज, ठीक है, 1 फराड। तो 1 फराड जो यूनिट है वो कितना है, वो होता है 96500 कूलम के बराबर होता है। ये प्रैक्टिकल यूनिट है। तो ये बेसिकली हम लोग केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं। जब केमिस्ट्री में हम लोग देखते हैं कि केमिकल अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, केमिकल अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो हम लोग देखते हैं कि मिनिमम अमाउंट ऑफ ए चार्ज रिक्वायर्ड टू शिफ्ट ए 1 ग्राम ऑफ ए इलेक्ट्रोड टू अनदर इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू 1 फराड। जो चार्ज रिक्वायर होता है, मिनिमम चार्ज 1 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रोड को दूसरे इलेक्ट्रोड में पहुंचाने के लिए, वो उसके लिए स्पेसिफिक यूनिट आता है जिसको स्पेशल यूनिट ऑफ चार्ज भी कहते हैं, जो कहलाता है 1 फराड, जिसका वैल्यू होता है 96500। आया समझ में? तो हमारा 1 कूलम जो चार्ज है, तो हम लोग बोलेंगे कि 1 कूलम चार्ज जो होता है वो 3 × 10⁹ स्टेट कूलम के बराबर होता है। स्टेट कूलम के बराबर होता है। इसी तरह 1 कूलम चार्ज 1/10 एब्सोल्यूट कूलम के बराबर होता है। एब्सोल्यूट कूलम, तो हमने बोला सबसे बड़ा यूनिट हमारा चार्ज का कौन सा है, तो हम लोग का सबसे बड़ा जो यूनिट है वो है एब्सोल्यूट कूलम, ABC, एब्सोल्यूट कूलम। उसके बाद कूलम, उसके बाद स्टेट कूलम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बार बार कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है कि विच वाज ए लार्जेस्ट यूनिट ऑफ ए चार्ज। तो हम लोग को लार्जेस्ट यूनिट में एब्सोल्यूट कूलम आएगा, क्योंकि 10 एब्सोल्यूट कूलम बराबर 1 कूलम होता है। मतलब 1 एब्सोल्यूट कूलम होता है वो 10 कूलम के बराबर होता है। तो सबसे लार्जेस्ट यूनिट हमारा स्टेट कूलम, फिर कूलम, फिर एब्सोल्यूट कूलम, फिर स्टेट कूलम। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं। आप लोग को शायद नज़र नहीं आ रहा हो तो यहाँ कर देता हूँ। लार्जेस्ट यूनिट है, पहला है एब्सोल्यूट कूलम, उसके बाद फिर कूलम, फिर होता है स्टेट कूलम। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ में? तो अब हम लोग क्या करते हैं, चार्ज के बारे में कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेते हैं, जो हमारे पास ये फार्मूला है, ठीक है। अब जैसे कि हमको पूछता है कि फाइंड आउट द चार्ज, क्वेश्चन है फाइंड आउट चार्ज, ठीक है, चार्ज एट 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में चार्ज पूछ रहा है, और करंट का वैल्यू जो दे दिया है हमको दे दिया 2 एम्पियर। करंट हम मेरे पास कितना दे दिया, 2 एम्पियर। तो अब हम चार्ज जो निकालेंगे तो हमको पता है चार्ज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इक्वल टू होता है करंट इनटू टाइम। कब? जब करंट कैसा हो, कांस्टेंट। यहाँ पर 2 एम्पियर है, इसका मतलब चार्ज क्या है, कांस्टेंट है, करंट क्या है, कांस्टेंट है। तो हम लोग लिखेंगे चार्ज इक्वल टू 2 एम्पियर है 2, और टाइम मेरा कितना दे दिया है 10 सेकेंड। तो हमारे पास कितना हो गया 20 कूलम। तो चार्ज मेरे पास कितना आ गया 20 कूलम। ऐसा समझ में? इस तरीके का क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर चार्ज पूछ दे, टाइम दिया हो और करंट दिया हो तो निकाल सकते हैं। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, अगर मान लो मेरे पास दे दिया है कि अगर करंट जो है वो फंक्शन है 2t+1, मतलब टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है। अगर करंट है वो टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है कि अगर मेरे पास समय बदलते जाती है तो बताओ करंट कितना होगा। और पूछेगा कि टाइम दे दिया है 0 से लेके, टाइम जो दिया है वो 0 से लेके 10 सेकेंड तक दे दिया है। कितना दे दिया, 10 सेकेंड। तो हम लोग को यूज़ करने के लिए ये फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो हम लोग आएगा यहाँ पर Q इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I dt, ठीक है। तो Q यहाँ पर लिखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से, 0 से लेके 10 सेकेंड तक, 0 से लेके 10 सेकेंड तक, और I का वैल्यू लिख देंगे 2t+1, ठीक है। इंटीग्रेशन ये लिखेंगे dt। तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो Q इक्वल टू आएगा अलग अलग करके, तो 2t dt प्लस इंटीग्रेशन dt, 0 से लेके 10 सेकेंड, 0 से लेके 10 सेकेंड, ठीक है। तो आ जाएगा, ये आ जाएगा 2t² 2 होल 0 से लेके 10, इसी तरह आ जाएगा t 0 से लेके 10, ठीक है। तो ये किसके बराबर आएगी, 2 कट गया, तो यहाँ पर आ गया टाइम कितना था, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10, तो हमारे पास कितना आ गया, वैल्यू आ गया 10 का स्क्वायर होता है 100 प्लस 10, तो ये हो गया 110,
तो 110 कूलम आ गया। आया समझ में? आ रहा है नज़र आप लोग को? यहाँ पर आता है, वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर, मेरे पास 110 कूलम आया। समझ में आया? तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटिटिव में स्टार्टिंग में पूछा जाता है, तो आप लोग इसके लिए प्रिपेयर्ड रहिए। और ये हमारा आज का टॉपिक था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। ठीक है? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है? और प्लीज़ सपोर्ट करेंगे। ठीक है? तो फिर मिलेंगे। धन्यवाद। तब तक के लिए आप लोग कुशल मंगल रहें। ठीक है? धन्यवाद।